हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम न्यूज़पेपर थ्रू प्रीमिक्स के अंदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे और प्लस एमसीक्यू दोनों उसके साथ साथ में डिस्कस करेंगे। बहुत से टॉपिक है, इनके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बेस्ट सिनेरियो फॉर द इकॉनमी रिकवरी। जो इकॉनमी अगर आप देखो कोविड के टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा जो डिप आया, उसकी रिकवरी किस टाइप की होनी चाहिए और उसमें से बेस्ट जो रिकवरी है वो कौन सी मानी जा सकती है। KLVW अलग अलग शेप्स की हैं। पास्ट में भी हमने एक रिकवरी के ऊपर टॉपिक एक किया था। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या अपना आंसर आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर है V शेप रिकवरी। द हिंदू अगर पढ़ते हो दोस्तों तो यहाँ पे ये न्यूज़ आई थी, ठीक है जी। सर्वे पैक्स ग्रोथ एट 8 to 8.5% इन 22-23, ठीक है जी। सर्वे ने बोला कि भाई 9.2 तक ग्रो करेगा और 8 to 8.5% जो अपनी 2022-23 के अंदर रहेगी। यहाँ पे बात हुई वी शेप रिकवरी की, W शेप रिकवरी की भी बात चल रही है कि पहले वी शेप बोला जा रहा था, अब बोल रहे हैं कि भाई W शेप भी हो सकती है। इकोनॉमिक सर्वे के बारे में जो बेसिक है उसके बारे में बात कर लेते हैं, है ना। एनुअल रिपोर्ट है दोस्तों, जो अपना GDP प्रोडिक्ट करती है, क्या क्या यहाँ पे होगा। इकोनॉमिक जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है वो यहाँ पे इसको प्रिपेयर करते हैं, लेकिन रिसेंटली इस बार प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र ने जो इसको प्रिपेयर किया, क्योंकि भाई कृष्णा मूर्ति जो अपने थे वो उनकी टर्म एंड होगी। इसके अलावा दोस्तों 2 वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन इस बार 1 वॉल्यूम के अंदर क्लब किया गया। अगर आप द हिंदू पढ़ा है तो वहाँ पे अगर आप देखोगे ये इमेज वहाँ से ही है। प्रोजेक्टेड ग्रोथ के बारे में बात की गई है, CPI WPI के बारे में बात की गई है, ठीक है। WPI हाई है, जो CPI लो है। इसके ऊपर हमने एक लेक्चर लिया था, लेकिन इसको मैं आने वाले टाइम के अंदर अगर और इसके ऊपर आर्टिकल आएगा उसके बारे में, तो दोनों के बीच में डिफरेंस भी दोबारा करवाऊँगा। प्राइसी फ्यूल के बारे में यहाँ पे बात की गई है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे आज के न्यूज़पेपर में तो हाईलाइट्स ही दिए गए हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर एक एक टॉपिक के ऊपर डिटेल में आएगा, तो वहाँ पे हम जो क्या इकोनॉमिक सर्वे बोलता है उसके ऊपर स्टेटमेंट प्लस बेसिक दोनों के अंदर स्टेटमेंट और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे अगर बात करें के शेप की, के शेप मैं आपको ईजी वे के अंदर समझा देता हूँ। के शेप रिकवरी बेसिकली दोस्तों कोविड के टाइम के ऊपर आई। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे रिच लोग हैं और ये लोग पुअर लोग हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इनके पास पैसा जो है, अब सपोज करो इतना जो फेज़ है, यहाँ पे लॉकडाउन लगा, इनके पास जो पैसा है जो वो खर्चा हो जाएगा क्योंकि काम नहीं है, और उसके बाद पोस्ट कोविड टाइम के ऊपर इनके पास पैसा नहीं होगा। रिच हैं, इनके पास पैसा बहुत है ना, तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है इनके पास, तो ये तो यूज़ करते जाएंगे, उसके बाद भी इनके पास कुछ ना कुछ बच जाएगा। यहाँ पे ये बोलती है के शेप रिकवरी कि भाई जो रिच है इनके पास पैसा है तो ये इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर, और ये और ऊपर चले जाएंगे। इनके पास पैसा नहीं है, ये नीचे आ जाएंगे, तो जो गैप है वाइडर हो जाएगा, बेसिकली इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाएगी। और ये तो मैंने आपको रिच वर्सेस पुअर की बात की गई। इवन ये इकोनॉमी के सेक्टर के अंदर भी हो सकता है, कुछ सेक्टर रिकवर कर जाएं, कुछ ना रिकवर कर पाएँ, है ना। अगर आप देखोगे MSME वगैरह उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ गया, कुछ जो सेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो किए, डिजिटल सेक्टर वगैरह इस टाइम के ऊपर। तो यहाँ पे इसके अलावा सोशल क्लास, रेशियल, जियोग्राफिकल, जनरेशनल, है ना, बहुत से जो फैक्टर हैं, किसी के अंदर भी दोस्तों ये डिफरेंस आ सकता है और ये बहुत डेंजरस है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं वी शेप। वी शेप है क्या, ट्रैक से निकली इकॉनमी नीचे आई, एकदम से जंप मार के ऊपर दोबारा ट्रैक के ऊपर आ गई, तो ये बहुत ही तेज़ी से होता है। इसके अलावा अगर यू शेप के अंदर बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रगल करती है, फिर वहाँ पे ट्रैक के ऊपर आती है। देन स्वूश शेप जो है यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लेती है। जेड शेप रिकवरी है, नीचे आई फिर ऊपर गई फिर नीचे आई। उसके अलावा यहाँ पे W शेप है जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि एक डिप आया, उसके बाद फिर दूसरा डिप आया। देन L शेप रिकवरी है दोस्तों, जो कभी वापस यहाँ पे ट्रैक पे नहीं आती, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पैरासिटिक प्लांट्स डिपेंड ऑन द होस्ट टू फुलफिल इट्स रिक्वायरमेंट। सेकंड है इंसेक्टिवोर प्लांट्स कंज्यूम इंसेक्ट टू सफिस देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। थर्ड है टोटल पैरासिटिक प्लांट्स कंटेन क्लोरोफिल वेयरएज इंसेक्टिवोर लैक्स क्लोरोफिल, ठीक है जी। 1 ओनली, 1 and 2, 2 and 3 ऑल ऑफ द अबव, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसके बीच में अब ये देखिए, अब न्यूज़ में क्या था, न्यूज़ में दोस्तों एक स्पीसीज़ आई, ठीक है जी। स्पीसीज़ के बारे में वहाँ पे बोला गया कि पैरासिटिक है। अब यूपीएससी क्या करती है कि जब पैरासिटिक है हमने पढ़ लिया जी, हाँ जी ये पैरासिटिक के बारे में, यूपीएससी इसका अल्टरनेटिव और क्या क्या है, यहाँ पे इंसेक्टिवोर है। इंसेक्टिवोर प्लांट क्या होते हैं, दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन बना दिया। इतना हमें आधा आता है, आधा नहीं आता होता है, और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है।
इसीलिए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों आंसर देखेंगे तो 1 और 2, थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहाँ पे बात करते हैं, द हिंदू के अंदर आया था न्यूज जीनस पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट डिस्कवर्ड फ्रॉम निकोबार रीजन। ठीक है जी, यूपीएससी पूछ सकते हैं या तो सीधा इसके बारे में पूछ ले कौन से रीजन को बिलोंग करता है, या फिर इसको स्टेटमेंट में डाल दे और ऊपर पैरासिटिक प्लांट के बारे में एक आधी स्टेटमेंट बना दे। दो टाइप के इसमें क्वेश्चन बन गए। तीसरा जो है यूपीएससी जैसा आजकल कर रही है, पैरासिटिक प्लस इंसेक्टिवोर कंबाइंड क्वेश्चन बनाए जो हमने बना दिया। सेप्टोमेरेंथस ग्रो किया है दोस्तों यहाँ पे रिसेंटली, जो किसके ऊपर, जो हॉर्सफील्डिया, ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर। तो बेसिकली ये पैरासिटिक है, लेकिन यहाँ पे ये भी बताया है कि ये पार्शियली पैरासिटिक है, फुली नहीं है। ठीक है जी, इसको बोलते हैं हेमी पैरासिटिक। यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, पास के अंदर 4 जेनरा और जो है सीडोडिप्लोस्पोरा वगैरह, निकोबारियन डेंड्रॉन है ना, पीबी स्टाइलिस, देन स्पाइरेंथेरा, ये स्पीसीज हैं कुछ जो हमें नॉन पैरासिटिक यहाँ पे इसी रीजन के अंदर मिलती हैं। इसके अलावा अगर हमें हेमी पैरासिटिक की भी स्पीसीज पास के अंदर मिली हैं, इनके नाम थोड़े से, जैसे डिप्लोस्पोरा वगैरह अगर आ गया न्यूज़ में तो आपने याद रखना कि हाँ वहीं पे है ना, हमने न्यूज़ में पढ़ा था। तो फिर हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हम हैंडल कर सकते हैं, लेकिन इसके क्वेश्चन के आने के यूपीएससी के अंदर 0.1% चांस है। ठीक है जी, अब यहाँ पे बात करते हैं पैरासिटिक की। दोस्तों पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं, जो दूसरे जो प्लांट से न्यूट्रिशन लेते हैं, लेकिन कुछ सारे न्यूट्रिएंट लेते हैं, कुछ कम लेते हैं। तो उसके हिसाब से हमने बनाया, एक टोटल पैरासाइट है, एक पार्शियल पैरासाइट है। टोटल जो है वो शुगर भी लेगा, मिनरल वाटर। जो पार्शियल है वो बेसिकली वाटर एंड शेल्टर लेता है, इवन ये भी अपना शेल्टर भी लेता है। ठीक है जी, दोनों में कॉमन है, दोनों शेल्टर लेते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि ये शुगर वगैरह जो है वो भी वहीं से ले रहा है, तो इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, लेकिन इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल जो फेमस एनसीईआरटी कसकटा जो इसके अंदर एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं दोस्तों इंसेक्टिवोर्स की। तो इंसेक्टिवोर्स जो प्लांट्स हैं बेसिकली ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ठीक है, कहाँ से लेते हैं, जो इंसेक्ट से लेते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है जी, इंसेक्ट को खाते हैं। अब ये नॉर्मली कहाँ पे पाए जाते हैं, जो न्यूट्रिएंट डेफिसिट सॉइल होती है। मोर स्पेसिफिकली न्यूट्रिएंट की बात करूँ तो यहाँ पे नाइट्रोजन, और इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। थर्ड क्वेश्चन, इन विच अमंग द फॉलोइंग इंडिया इज पार्टिसिपेंट कंट्री। दोस्तों एशियन +3, एशियन +6, एशियन डिजिटल मिनिस्टर मीट, एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीट, ADM+, ये भी यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। ये भी आई थिंक यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। हमने लेकिन सारे करने हैं, जो आ चुके हैं वो जा चुके हैं, है ना, एक आधा रिपीट होता है, उसके अलावा कुछ नहीं है दोस्तों। चलिए जी, यहाँ पे इसको ध्यान से पढ़िए। तो अपना आंसर है दोस्तों 2, 3 और 4। यहाँ पे मैं बताता हूँ कि एशियन जो +3 है दोस्तों, यहाँ पे एशियन कंट्रीज आएंगी। एशियन तो आपने पढ़नी है मैप, जब मैप वर्क करोगे, प्लस चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ये 3 कंट्री। +6 के अंदर आपने ध्यान देना है। यहाँ पे आप इसको ग्रुप के अंदर पढ़ सकते हो, ईजी रहता है। एशियन कंट्री तो यहाँ पे भी आएंगी। 6 और कंट्री कौन कौन सी है ना, यही है चाइना, इंडिया, दोनों की आपस में क्लोज हैं एक दूसरे के, है ना, मतलब प्यार मोहब्बत नहीं, वैसे बाउंड्री वगैरह, है ना। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये भी आसपास ही है। इसके अलावा साउथ कोरिया, जापान, ये भी आसपास है। तो आप तीनों को ग्रुप में पढ़ लो। इसके अलावा एशियन डिजिटल मिनिस्टर मीट, इसके बारे में पढ़ेंगे आज। देन एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीट, जो डिफेंस मिनिस्टर मीट है दोस्तों, यहाँ पे भी एशियन कंट्री तो आएंगी। ये 6 और ले लो, ये 6 होगी, इसके प्लस यूएस प्लस रशिया, इनकी भी आपस में आपको पता है कैसी बॉन्डिंग है ना। तो यहाँ पे बॉन्डिंग वाले ही आपने इस तरीके से याद करना है। इवन जो सार्क वगैरह, सासेक वगैरह है, तो वहाँ पे भी आप ऐसे ही कर सकते हो याद। आपने ग्रुप के अंदर लिखने हैं कि कौन कौन से सेम रिपीट हो रहे हैं दूसरे में, उसके प्लस 1-2 बस याद करने हैं, बाकी सारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं पीआईबी के अंदर न्यूज़ में था। तो यहाँ पे डिजिटल वर्क प्लान जो है वो अप्रूव हुआ है 2nd एशियन डिजिटल मिनिस्टर मीट के अंदर। यहाँ पे टेलीकॉम मिनिस्टर वगैरह मीट करते हैं। इसके अलावा डायलॉग पार्टनर जो एशियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। डायलॉग पार्टनर ऑस्ट्रेलिया, चाइना से लेके बहुत सी कंट्रीज़ हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इंडिया भी है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, ये स्ट्रेंथ करेगा डिजिटल इंक्लूजन को, इंटीग्रेशन को, उसी के बारे में बात करेंगे। डिजिटल वर्क प्लान के अंदर क्या है कि भाई जो कॉम्बैट यूज़ ऑफ स्टोलन, काउंटरफीट मोबाइल हैंडसेट वगैरह, है ना, एक कंट्री से दूसरी के अंदर चले जाते हैं। इसके अलावा आईटी सेक्टर के अंदर फोकस करेंगे, इंफॉर्मेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में फोकस करेंगे, 5G, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये आप याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको मेंबर याद रखने हैं। 4th क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट सेट्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP फॉर क्रॉप्स एवरी ईयर बेस्ड ऑन फार्मूला of 1.5 times production cost. Second है the Commission on Agriculture Cost and Prices fixes MSP. Third है there is currently no statutory backing for these prices nor any
लॉ डिमांड मैंडेटिंग देयर एनफोर्समेंट। नाउ दिस स्टेटमेंट इज वेरी ट्रिकी, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आंसर है अपना 1 और 3। देखिए ये स्टेटमेंट तो बेसिक है, ये स्टेटमेंट सारे ठीक करेंगे, मतलब ये वाली और ये इनमें से एक है, ठीक है जी। CACP जो बेसिकली रिकमेंड करता है, CACP रिकमेंड करता है कि MSP इतना होना चाहिए। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर वगैरह जो है वो फाइनली प्रधानमंत्री बैठ के वहाँ पे डिसाइड कर देते, बस ठीक है जी। तो फिक्स कौन करता है? CCEA, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे फिक्स वर्ड है जो जिस क्वेश्चन जिसके ऊपर डिपेंडेंट है। अब देर इज नो स्टैट्यूटरी बैकिंग। नाउ दिस स्टेटमेंट इज अगेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई द हिंदू से लेके हर एक न्यूज़पेपर में ये स्टेटमेंट लास्ट ईयर भी थी जब जो फार्मर ने प्रोटेस्ट किया था, है ना। तो वहाँ पे इसकी कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, तो इन्होंने बोला ना इसको लॉ बना दो, पार्लियामेंट के अंदर पास करो, है ना। ये सारी डिमांड थी, तो उसी के बेस के ऊपर ये स्टेटमेंट है। ओके, तो सेंटर हैज अडॉप्टेड MSP बट स्टेट्स मस्ट फैसिलिटेट क्रॉप शिफ्ट। ओके, तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि इन्होंने बोला कि क्रॉप जो डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर फोकस करता है, इकोनॉमिक सर्वे ये बोल रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अगर आप देखोगे, बहुत सी ऐसी क्रॉप है जैसे नॉर्मली वीट, राइस वगैरह, है ना, पैडी, आप पंजाब, हरियाणा, उसके बाद अगर आप देखोगे वेस्टर्न यूपी वगैरह, इनके अंदर ही ज़्यादा खरीद होती है MSP के ऊपर, है ना। और ये कंट्रीज इसके ऊपर ही जो ज़्यादा फोकस कर रही हैं, और ये जो बहुत सारा वाटर यहाँ पे लेती हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने अगर आप देखोगे रिसेंटली जो MSP है वो बाकी क्रॉप के ऊपर ज़्यादा इंक्रीज़ करने का स्टार्ट किया है, ताकि भाई फोकस वहाँ पे जाए, लोग वहाँ पे जाएँ। तो यहाँ पे भी इकोनॉमिक सर्वे लेकिन यहाँ पे कोई भी MSP कमेटी जो प्रधानमंत्री ने प्रॉमिस किया था कि उसके ऊपर बनाएंगे, देखें क्या उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसकी बात नहीं हुई। इवन जो आज का न्यूज़पेपर है वहाँ पे अगर आप देखोगे, जो फार्मर जो यूनियन है उन्होंने बोला कि हम दोबारा उसको प्रोटेस्ट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे के अंदर एक स्टेटमेंट है जो आपका मेंस के अंदर सीधी आ सकती है, एवरी रुपी। अब देखो इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता है कि हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है। देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करके क्या फायदा, मतलब क्या बेनिफिट है। जैसे वीट एंड राइस है, आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बाद में कोई वैरायटी बनाई जो आपकी ड्रॉट रेजिस्टेंट है ना, तो जिसको पानी नहीं जाना चाहिए, तो वहाँ पे बेनिफिट किसानों को भी बहुत ज़्यादा मिलता है, खर्चा भी कम होता है ना, अलग अलग चीज़ें। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं भाई, उसके अंदर पैसा जो रिटर्न है वो ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम सब्सिडी दें फार्मर को। यहीं पर ये स्टेटमेंट ही आपने अपने नोट्स के अंदर लिख देनी है मेंस के लिए, इसके ऊपर आंसर लिख लेना। एवरी रुपीज स्पेंट ऑन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट यील्ड बेटर रिटर्न कंपेयर टू द रिटर्न ऑन मनी स्पेंट ऑन सब्सिडी और अदर एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया कि 2020-21 से 21-22 यहाँ पे ग्रोथ जो है इंक्रीज हुई है। तो ये भी स्टेटमेंट है जो आपको प्री के अंदर आ सकती है। कोविड टाइम के ऊपर जो है रिसेंट टाइम में इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुई, ऐसा कुछ इकोनॉमिक सर्वे नहीं बताता। MSP के बारे में बात करें, एटलीस्ट जो 50% जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके 50% ज़्यादा जो MSP नॉर्मली डिक्लेयर किया जाता है। MSP बाजरा का जो 85% तक लेके गए थे, उड़द तूर के लिए 60% और बाकी का 50% तक लेके गए थे। अब MSP जो CACP है वो रिकमेंड करता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, और उसके बाद CCEA मैंने आपको बता दिया वो डिक्लेयर करती है। लेकिन बहुत से फैक्टर लिए जाते हैं, मार्केट प्राइस क्या है ना, उसके बाद जो कंजप्शन क्या है, अलग अलग बहुत से, और इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। तो आप ये सोच के चलो कि अगर ये वाली चीज़ आती है तो 99% चांस है कि वो उसके अंदर इंक्लूड होगी। अब यहाँ पे जो फार्मूला है ना, स्वामीनाथन कमेटी भी आई, उसके बाद जो फार्मर के अंदर इशू था, गवर्नमेंट ने बोला हमने A2+FL फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मर कहते हैं गवर्नमेंट ये वाला फार्मूला यूज़ करती है, फार्मर कहते हैं हमें C2 फार्मूला दो। गवर्नमेंट ने ये भी क्लेम किया कि हम C2 के हिसाब से ही बनाते हैं, इसकी भी कंसिडरेशन करते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर फ़र्क क्या है, इसके अंदर फ़र्क देख लेते हैं भाई, कहीं यहीं से ना क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो जैसे दोस्तों A2 फार्मूला आया, A2 फार्मूला क्या कहता है कि जो कॉस्ट है, जो एक्सपेंडिचर है ना, फार्मर ने अपनी क्रॉप ग्रो की उसके ऊपर एक्सपेंडिचर, जैसे सीड वगैरह ले लिया उसने, फर्टिलाइज़र ले लिया है ना, लेबर वगैरह उसकी कॉस्ट, ये सारा जो था A2 के अंदर, ये सारा लेके MSP प्रिपेयर करना था। उसके बाद आया A2+FL, मतलब ये वाला तो आएगा ही आएगा, ये वाला सारा आएगा इसके अंदर। FL के अंदर क्या है, जैसे मान लीजिए फार्मर है, उसकी फैमिली है, वो भी तो वहाँ पे, लेट अस सपोज फार्मर और उसकी फैमिली है, वो 5 लोग हैं, वो भी काम कर रहे हैं खेतों में, और 10 लोग और जो लेबर के ऊपर लेके आए, फार्मर इसको तो पे करेगा, ये तो A2 के अंदर आ गया। लेकिन फार्मर की जो फैमिली है वो तो अनपेड लेबर है ना, उसको तो पैसा नहीं मिला, तो उसको भी, उस जितने लोग काम करते हैं उसको भी काउंट किया जाता है। फार्मर की जो बेसिकली यहाँ पे फिर इन्होंने बोला कि अनपेड फैमिली लेबर जो है उसको भी हम इंक्लूड करेंगे, तो और पैसा बढ़ गया। अब बात करें C2 के अंदर क्या आएगा, ये वाला फैक्टर तो आएगा, ये वाले सारे आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे रेंटल एंड इंटरेस्ट फॉरगॉन, ठीक है दोस्तों,
रेंट लैंड इंटरेस्ट वगैरह, जो भी मतलब फार्मर ने ओन की हुई है लैंड, है ना, मान लीजिए उसके लैंड के ऊपर काम कर रहा था, खुद की तो पैसा इसमें आ गया, लैंड वगैरह है उसका भी पैसा, ठीक है जी, उसका रेंट वगैरह वो सारा भी काउंट किया जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे और ज़्यादा हमारी जो C2 के हिसाब से जो MSP और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो किसान मांग कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि हम इसको कंसिडर करते हैं हमेशा। इसके अलावा यहाँ पे MSP डिक्लेयर किया जाता है 22 प्लस FRP जो शुगर केन के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको नाम याद रखने, क्योंकि प्री के अंदर ये सीधे ही क्वेश्चन आया हुआ है। और जो क्रॉप्स हैं जैसे रॉ कॉटन, रॉ जूट, कोपरा, डीहस, कोकोनट वगैरह, है ना, इसके ऊपर भी यहाँ पे गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिक्लेयर करती है। अगर आप देखोगे 2021-22 के अंदर तो यहाँ पे हाइक दिया है, एब्सोल्यूट टर्म में कितने रुपीस हाइक दिया है यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, ठीक है। सिस्टम के अंदर देखो 452 तक यहाँ पे हाइक मिला है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी द रीजन फॉर यूजिंग इथेनॉल ब्लेंडिंग बाय वेरियस कंट्रीज। बहुत सी कंट्री भी इथेनॉल ब्लेंड कर रही हैं। क्वेश्चन ये एक आउट ऑफ द बॉक्स टाइप क्वेश्चन है, ठीक है जी, भाई कंट्री ऐसा फोकस क्यों कर रही है। मिनिमाइज डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल, इट कंटेन ऑक्सीजन, इट इज हाइग्रोस्कोपिक, कंटेन लेस एनर्जी पर गैलन देन गैसोलीन, ठीक है जी। क्या कारण हो सकते हैं कंट्री इथेनॉल का बहुत गुणगान कर रही है। 1 and 2, 1 and 3, 1 to 4, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और उसके बाद आंसर दीजिए। तो यहाँ पे आंसर है 1 and 2। देखते हैं, देखो दोस्तों, फॉसिल फ्यूल है ना, आपने पेट्रोल वगैरह कुछ यूज़ कर रहे हो, तो आपने उसको निकाला और उसके बाद उसने आप जो पेट्रोल बनाया, पेट्रोल ने क्या किया, CO2 एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज की। लेट सपोज 50 टन यहाँ पर रिलीज होगी। ये 50 टन जो है ये एटमॉस्फेयर के अंदर एडिशन है ना। तो अगर मैं बोलूँ बायोफ्यूल के अंदर क्या है, आपने एक प्लांट ग्रो किया, ठीक है जी। अब वो प्लांट को आपने, अब इसने CO2 एटमॉस्फेयर से ली, लेट अस सपोज 10 टन 50 लगा लो एग्जांपल के लिए कि कुछ क्रॉप है, उसने 50 टन एब्जॉर्ब की। अब उसका आपने इथेनॉल बना दिया, वो बर्न किया तो उसने 50 टन रिलीज कर दी। यहाँ पे तो एक्सेस रिलीज हो रही है, यहाँ पे तो बैलेंस हो रहा है, तो इसको बोलते हैं कार्बन न्यूट्रल, ठीक है जी। इसलिए जो इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो मिनिमाइज करेगा डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल, डेफिनेटली करेगा। देन सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रिकी, है ना। तो यहाँ पे अगर आपने देखा होगा भी सेकंड स्टेटमेंट समझ नहीं आया। सेकंड स्टेटमेंट को अगर मैं रिप्लेस करता ना, इसी चीज़ को रिप्लेस करता कि भाई जो बायोफ्यूल है वो पोल्यूशन जो है वो कम करती है, तो आप बोलते हैं ये भी ठीक है ना। लेकिन ये स्टेटमेंट इसी तरह बनाई गई है कि आपको समझ ना आए, ठीक है जी, कि जिसने डिटेल में पढ़ा है उसको ही पता चले। इट कंटेन ऑक्सीजन, मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन है, उसकी वजह से कंबस्टन जो है वो प्रॉपर होता है, और जिसकी वजह से, ठीक है दोस्तों, जो एमिशन जो है वो लो होता है, ठीक है जी। दोनों यहाँ पे काम होते हैं, जैसे जितना कंबस्टन कंप्लीट होगा क्योंकि भी ऑक्सीजन है तो उतना ही एमिशन लो होता है। थर्ड स्टेटमेंट है इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, जैसे मान लीजिए इथेनॉल जो है बेसिकली वाटर को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है, वाटर अब्जॉर्बिंग है। इसीलिए अगर आप देखोगे ट्रेन वगैरह या बाय रोड इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है ज़्यादा, लेकिन इसको थ्रू वाटर, है ना, जैसे आप शिप वगैरह के अंदर यहाँ पे इसको नहीं किया जाता। इंडिया के अंदर अगर आप द हिंदू का एक आर्टिकल भी आया था, आई थिंक लास्ट ईयर, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई इथेनॉल जो है बहुत ज़्यादा वाटर अब्जॉर्बिंग है, तो उन्होंने बोला था कि ये वहीं पे फिक्स जो मिक्सिंग इसकी है वो प्रॉपर उसी टाइम के ऊपर होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर वाटर जाने की इतनी जो हम स्कोप नहीं छोड़ते, ठीक है जी। तो अब जैसे वाटर इसके अंदर चला गया तो वाटर जो है हैवी है, तो भाई ऊपर ऑयल है नीचे वाटर है, वाटर धीरे धीरे स्टोर होता रहता है और ये इंजन को प्रॉब्लम करता है, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे माइक्रोब्स वगैरह वो भी अकोमुलेट होने लगते हैं। कंटेन लेस एनर्जी पर गैलन, ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन ये रीज़न थोड़ी है, ये तो नुकसान है ना, तो ये फिर अपना वैसे ही निकल जाएगा। सो ए इज द आंसर। इथेनॉल ब्लेंडिंग ऑफ 8.1% अचीव, टारगेट वाज 10%। ये इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता है इसके ऊपर, कहता भाई 20% टारगेट रखा। देखो बायोफ्यूल पॉलिसी आई, उसने क्या टारगेट रखा कि पेट्रोल प्लस जो इथेनॉल है 20% करेंगे, और जो बायोडीजल है प्लस डीजल है उसको हम 5% करेंगे। टारगेट था 2030 तक। उसके बाद पेट्रोल इथेनॉल का टारगेट जो गवर्नमेंट ने इसको रिड्यूस कर दिया 2025 तक, तो हम यहाँ पे ही इसको अचीव कर लेंगे। यहाँ पे ये बोला गया कि भाई 10% का टारगेट जो सेट है, ठीक है, उसको 21-22 तो हमने अभी उसके ऑलमोस्ट आसपास ही हैं। इसके अलावा बहुत से जैसे E12 का मतलब होता है 12% जो है आपका इथेनॉल आएगा, 88% जो है पेट्रोल आएगा। E15 15% इथेनॉल आएगा, 85% पेट्रोल आएगा।
यहाँ पे जो बायोफ्यूल पॉलिसी है मेजर यहीं पे बात की इसके ऊपर। इसके अलावा यहाँ पे बात की कि जैसे फर्स्ट जनरेशन था, है ना, आप जो डायरेक्ट बायोफ्यूल जो बना रहे हो, जैसे आपकी फूड क्रॉप है उसी से बना रहे हो, है ना, तो उससे क्या होता है दोस्तों, बहुत सा जो क्रॉप की जो प्रॉब्लम आ जाती थी, उसके बाद उन्होंने बोला वन जनरेशन से आगे जो है वो एडवांस फ्यूल का नाम दे दिया कि उसके ऊपर फोकस करो, आप वेस्ट से बनाओ। ठीक है जी। यहाँ पे दोस्तों कुछ और चीज़ें भी इसके बारे में बात की गई, जैसे ड्रॉप इन फ्यूल है। ड्रॉप इन फ्यूल का मतलब होता है जो इंडियन स्टैंडर्ड को मीट करती है। जैसे जेट फ्यूल है, आपने सीधा इसके अंदर तेल डाला, आपको कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, सीधा उसके अंदर जाएगा। इसके अलावा बायो सीएनजी भी है। बायो सीएनजी जो नेचुरल गैस के साथ इसकी कंपोजिशन मैच करती है। ठीक है जी, ये टर्म है, लेकिन अगर आपने इसको डिटेल में पढ़ना है तो 6 मई को मैंने इसके ऊपर लेक्चर लिया था। ठीक है जी, आई गेस चेक करने दो मुझे थोड़ा सा कि कौन सी तारीख को था, 6 मई को ये। ठीक है जी, ठीक है दोस्तों, तो ये आप उसको पूरा पढ़ सकते हो। 6th क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू एमजी नरेगा। It is a demand-driven wage employment scheme functions under Ministry of Rural Development. Second, union government bears 100% of the wage and material cost. Third, states may make provision for providing additional days beyond the period guaranteed under Act from their own fund. 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, all of the above. ये भी स्टेटमेंट है। यहाँ पे एमजी नरेगा के ऊपर आपने बहुत सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की होगी, लेकिन ये थोड़ी सी मैंने अलग डाली है क्योंकि ये ओरिजिनल जो एक्ट है उसके अंदर भी है और चांसेस हैं यूपीएससी पूछ ले। एमपी लैड के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन पूछी थी जो दूर दूर तक न्यूज़पेपर में नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन एक्ट के अंदर थी वो। ठीक है जी, तो 1 and 3, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। डिमांड फॉर एमजी नरेगा वर्क सॉफन, गवर्नमेंट ये बोलती है। ठीक है जी। इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता है? इकोनॉमिक सर्वे ये बोलता है कि कोविड के टाइम के ऊपर डिमांड बहुत बढ़ी, लेकिन ध्यान क्या देना है, माइग्रेंट सोर्स जो स्टेट है, ठीक है, उनके अंदर लोअर थी। मतलब ये कि लेट अस सपोज पंजाब है जो माइग्रेंट रेसिपिएंट है, वेस्ट बंगाल है जो माइग्रेंट सोर्स है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आइडिया ये था कि जब लॉकडाउन लगा, बहुत ज़्यादा जो माइग्रेंट थे, है ना, वो अपनी स्टेट के अंदर वापस चले गए और यहाँ पे इनको बोला गया कि एमजी नरेगा के अंदर हम आपको जॉब देंगे। आइडियली क्या होना चाहिए था, यहाँ पे एमजी नरेगा की डिमांड है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना चाहिए था, यहाँ पे डिक्रीज़ होना चाहिए था, लेकिन इससे उल्टा हुआ। यहाँ पे अगर जो रेसिपिएंट स्टेट्स हैं, है ना, वहाँ पे डिमांड हायर थी। ठीक है जी, तो ये एक अजीब सी वहाँ पे बात देखने को मिली। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि भाई ऐसा नहीं कि माइग्रेशन की वजह से ये डिमांड जो इसको फोर्स किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है जी। अब अगर हम देखें तो फर्स्ट लॉकडाउन के अंदर देखोगे आप तो जो डिमांड है, ठीक है जी, वो भी इंक्रीज़ हुई। उसके बाद सेकंड के अंदर थोड़ी सी कम हुई, तो डिमांड जो थी वो थोड़ी सी थी, ज़्यादा थी, और जो प्रोवाइड किया गया, वर्क क्रिएटर किया गया, वो थोड़ा सा कम था। तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि जो डिमांड है वो पहले कंपैरिजन जो सॉफन की हुई है, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं वो बोलते हैं भाई ऐसा नहीं है। वो क्यों बोलते हैं? वो बोलते हैं पहली बार तो आपने पहले टाइम जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा तो आपने यहाँ पे जो 40,000 करोड़ रुपया इन्फ्यूज़ किया, पैसा दिया, तो पैसा है तो वर्क क्रिएट होगा। लेकिन सेकंड के टाइम के ऊपर आपने पैसा नहीं दिया। अब पैसा नहीं है तो देंगे क्या उनको, है ना। तो अब पैसा नहीं है तो यहाँ पे डिमांड भी आपने जो है वो लो होगी। तो आपने बेसिकली जो डिमांड है वो सुप्रेस किया, आर्टिफिशियल सुप्रेशन यहाँ पे उसकी बात जो क्रिटिक्स करते हैं। एमजी नरेगा के बारे में बेसिक 2005 के अंदर आया, उसके बाद 2008 के अंदर थ्रू आउट इंडिया इसको लगाया गया। मिनिस्ट्री रूरल डेवलपमेंट है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, मतलब सेंटर सारे पैसे नहीं देगी। ठीक है। 100 डेज अनस्किल्ड मैनुअल लेबर, 15 दिन तक अगर नहीं मिलता तो पैसा मिलेगा। इसके अलावा ड्यूरेबल एसेट वगैरह क्रिएट किए जाते हैं। 60% जो अमाउंट है वो वेजेस के अंदर जानी चाहिए, 40% मटीरियल। मतलब ऐसा नहीं 100 रुपये अगर गवर्नमेंट दे रही है इसके अंदर जा रहा है तो 60% आप वेजेस के अंदर दोगे। मतलब अगर 90% आप मटेरियल के अंदर ही लगा दोगे तो वेजेस कहाँ से दोगे, है ना। यूनियन बियर 100% वेज कॉस्ट, लेकिन 75% मटेरियल कॉस्ट। सीपीआई से लिंक है, आरबीआई वाला यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आया था, है ना। सीपीआई से लिंक है ये भी, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ग्राम सभा इसका सर्वे करेगी, ऑडिट करेगी। फंडिंग जो सेंटर स्टेट शेयर करती है, और यहाँ पे 3 टाइप के एक्सपेंडिचर है मेनली, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड लेबर। ठीक है दोस्तों, मटीरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। 100% जो कॉस्ट है अनस्किल्ड के लिए जाएगी, 75% सेमी स्किल्ड के लिए जाएगी और स्किल्ड के लिए जाएगी। 75% जो मटेरियल कॉस्ट है, 6% एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। नाउ दिस स्टेटमेंट, दिस कंटेंट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगर आप इस बार एग्जाम दे रहे हो या नेक्स्ट बार एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी कोशिश करेगा कि इसको टैप किया जाए, क्योंकि बाकी स्टेटमेंट यूपीएससी ने टैप कर ली हैं।
यहाँ पे अगर हम बात करें कि उसके बाद थोड़ा सा, जैसे बहुत से क्या करते हैं मंत्री वगैरह, कार्ड बना दिए नरेगा के, है ना, और उसके अंदर पैसा जाई जा रहा है, बंदा है ही नहीं, तो वो जो अकाउंट है उनको रिमूव करने के लिए आधार लिंक्ड जो जैम डीबीटी लेके आए, बायोमेट्रिक डेटा, नरेगा सॉफ्ट आया जहाँ पे आरटीआई के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल होती है। जियो टैगिंग, आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है उसका वर्क का टैग कर सकते हो। इसके अलावा जन मनरेगा एसेट ट्रैकिंग, फीडबैक ऐप फॉर एमजी नरेगा, तो ये सारे कुछ क्रिएट किए गए। इसके अलावा दोस्तों हमारे बहुत से कोर्सेज चल रहे हैं। करंट अफेयर प्लस टेस्ट सीरीज का कोर्स है, आप अवेलेबल है, ले सकते हो आप। जीएस करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, ये भी एक हमारा कोर्स चल रहा है। इसके अलावा कंप्लीट जीएस का क्रैश कोर्स है, कंप्लीट करंट अफेयर का क्रैश कोर्स है, ठीक है जी। तो आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, अलग अलग डिमांड है और अलग अलग कोर्स है। तो इसी तरह से हम मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन वही करना है, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट रेदर देन क्वांटिटी। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, नहीं आता कोई बात नहीं है, लेकिन हमने सीखना है, एग्जाम में आना चाहिए। यहाँ पे आता नहीं आता इससे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में प्रॉब्लम होगी, तो उस प्रॉब्लम को हमने यहीं पे फेस करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।